ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक टर्म जानेंगे और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है और मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है, उनसे सी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। कंपाइलर इसको वो करता है, कंपाइल करता है कोड को और किस कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी प्रकार की कुछ बेसिक की चीज़ें इसमें हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या अलग होता है सी लैंग्वेज के अंदर, और इन सी लैंग्वेज के ऊपर कौन कौन सी लैंग्वेज इनकी बनाई गई है। जैसे सी प्लस प्लस और जावा जो है वो सी लैंग्वेज की मदद से बनाई गई वो लैंग्वेज है। और सबसे पहले लिख लेते हैं बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। इस बेसिक के अंदर जो है वो सारी चीज़ें लगभग कवर हो जाएंगी आपकी कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। जैसे लो लेवल लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर और नॉर्मल सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मालूम होगा जहाँ तक है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो होते हैं या ऐप सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं कि वो अपन नॉर्मली अपने डेली लाइफ के अंदर जो मोबाइल के अंदर जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, वो ऐप सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़े से अलग होते हैं एज कम्पेयर टू अपने नॉर्मल सॉफ्टवेयर। तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है सबसे पहली मशीन लैंग्वेज होती है, दूसरी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज का जो कोड होता है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज, ये कोड जो होता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, मतलब इसको आप इजीली नहीं समझ सकते। सी लैंग्वेज का कोड क्या होता है कि अपन नॉर्मल जो इंग्लिश की भाषा होती है ना उसके अंदर लिखते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड को अपन सी लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन यहीं पे अगर इसको अपन को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखना, तो मशीन लेवल लैंग्वेज केवल 2 नंबर सिस्टम के वो उसमें फॉर्म में चलती है, केवल 0 और 1 को समझती है। तो यानी कि इसके अंदर जो भी डाटा लिखा जाएगा या जो भी डाटा, सबसे पहली बात आपको बताऊं कि ये जो कोड हम लिख रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखते हैं वो भी मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर इंटरप्रेट होके कन्वर्ट होके उसके अंदर एग्जीक्यूट होता है। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, केवल 0 और 1। और नॉर्मली इसको लिए अपन कंसिडर करते हैं कि ट्रू और फॉल्स। ये तो सी लैंग्वेज के अंदर कंसिडर करते हैं कि 0 ले लिया तो फॉल्स ले लो, 1 ले लिया तो ट्रू ले लो। ये फॉल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो लेकिन क्या बोल रहा था, हाँ, मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो केवल 0 और 1 को कंसिडर करती है, और सी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखा जाता है। उसमें कोड जो इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि बहुत ही आसानी से अपन लिख सकें, उसको समझ सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें। और जब उसको कंपाइलर भी एग्जीक्यूट करता है तो कंपाइलर एग्जीक्यूट करने के बाद एक नई फाइल बनाता है। कौन सी फाइल बनाता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल के बाद फाइल बनती है एग्जीक्यूशन फाइल। इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा नहीं तो समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले हम कोड लिखते हैं, कोड अपना कंपाइल होता है, कंपाइलेशन प्रोसेस में जाता है। कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, ऑब्जेक्ट फाइल के बाद एक एग्जीक्यूशन फाइल बनती है। ये रन टाइम पे बनती है। किस पे बनती है, ये रन टाइम पे बनती है। ये कंपाइल होने के बाद बनती है ऑब्जेक्ट फाइल, और रन होने के बाद बनती है एग्जीक्यूशन फाइल। यहाँ पर रन टाइम पे जो फाइल बनती है वो बनती है एग्जीक्यूशन फाइल। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये भी समझ गए होंगे मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 होती है, इसलिए उसमें कोड लिखना थोड़ा कठिन होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लैंग्वेज, जिनको अपन आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि अपन ने शुरू से बचपन से आना बोलूँ तो बचपन से अपन ने वो मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, केवल हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है। तो इसलिए जो इसका कोड है वो इसमें सी लैंग्वेज की कोडिंग में बहुत आसानी समझ में आता है। मशीन लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या होता है, मुश्किल होता है। मशीन लर्निंग को अगर पढ़ना है कमेंट में लिख देना, पढ़ाएंगे बढ़िया अच्छे से, बाद में पढ़ाएंगे। अभी इसको जाना बहुत ज़्यादा डीपली में मत जाना। लेकिन ये जो कोड है, ये सी लैंग्वेज का जो कोड है वो केवल ऐसा नहीं होने वाला कि आपको पहले सी लैंग्वेज पढ़ा देंगे, कि रेफरेंस पढ़ा देंगे, फॉर लूप पढ़ा देंगे, फाइल हैंडलिंग पढ़ा देंगे
और डायनामिक प्रोग्रामिंग। केवल इतना ही नहीं होगा, इसमें ग्राफिक भी पढ़ाई जाएगी। ग्राफिक के साथ साथ आपको ग्राफिक की मदद से जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बन जाते हैं उनको भी बताया जाएगा, और ग्राफिक की यूज करके क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी ग्राफिक के ऊपर बना है, तो ग्राफिक को किस तरीके से अंदर उसके अंदर यूज किया गया होगा, किस तरीके के अंदर क्या, तो वो भी सब पढ़ेंगे। लेकिन ठीक है, अभी बेसिक और कवर कर लेते हैं। तो अभी बेसिक के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई, कोड किस तरीके से कंपाइल होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। वो भी बेसिक के अंदर ही है, जहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो बात मैं कर रहा हूँ सिंटैक्स के बारे में आप बोलना चाह रहा हूँ कि इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। तो बेसिक सिंटैक्स जो लगभग हर कोड के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म किया जाएगा। पहले इसको मिटा देते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा रुको, इससे पहले अपन फीचर की बात कर लेते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से फीचर होते हैं। फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो फीचर होते हैं ना वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, देखना। सबसे पहला इजी टू लर्न होता है, इसको लर्न करना बहुत आसान होता है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें जो कोड लगा जाता है लगभग पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में लगा जाता है, मतलब इतना आसान होता है कि आपको ऐसा लगता है सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं। इसके थोड़े सिंटैक्स आपको थोड़े पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन और प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर जो तरीका है पढ़ने का और इसके अंदर जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। और दूसरा जो पॉइंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली छोटी नहीं है, मतलब छोटी नहीं है, लेकिन इसके सिंटैक्स बहुत कम है। इनको पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो सिंपल है, सिंपल एंड स्मॉल लैंग्वेज है। और तीसरी जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज से आप अगर अंदाजा नहीं लगा पा रहा तो बता देता हूँ। इसके अंदर ए और ए, भले ही आपने नॉर्मल लैंग्वेज के लिए ए भी है, लेकिन इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है ना। तो जब एरे और स्ट्रिंग पढ़ेंगे ना तो इनका अपन बहुत अच्छे से यूज समझ लेंगे कि इनका यूज क्या है, इसका यूज कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो जब ये जो स्मॉल ए है, ये कैपिटल है, लेकिन ये दोनों अलग अलग वेरिएबल कंसीडर करे जाते हैं। अब वेरिएबल अगर नहीं मालूम तभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। तो इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल कंसीडर करके चलते हैं हम। ठीक है, तीनों चीज़ें इसकी याद रखना, इजी टू लर्न है, सिंपल है, स्मॉल लैंग्वेज है और केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये तीन मेन फीचर होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है और कुछ खास मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अगर कभी हुआ तो और बताऊंगा। अगर करते करते बहुत सारी चीज़ें एकदम से याद आती हैं। प्रोग्रामिंग करते हैं ना, धीरे धीरे हर चीज़ कर, प्रोग्रामिंग के अंदर ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप जब काम जैसा करते जाते हैं ना, वैसे चीज़ें याद आती रहती हैं। ठीक है, वैसे फीचर ही लिखा छोड़ दिया। फीचर के अलावा आप क्या बोलता हूँ, आप बता देते हैं इसमें सिंटैक्स। इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है ना, इसके अंदर है इंक्लूड stdio.h, तो हर जगह लिखा देखा होगा आपने। इसका जो ये जो हेडर फाइल है इसको क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। यहाँ पे एक हेडर फाइल लगाई जाती है। इस ये जो stdio.h है वो इनपुट आउटपुट और इनपुट के लिए लगाई गई है। अपन ने किसके लिए, आउटपुट और इनपुट के लिए लगाई है। बाद में पढ़ेंगे कैसे और कितना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और प्री प्रोसेसर। और हैज इंक्लूड, और अगर कुछ मैं भूल भी रहा हूँ या अगर मैं कुछ वो कर रहा हूँ तो एक बार रीचेक कर लेना। इसको कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं होती, सब जगह कुछ अंतर हो जाते हैं बस। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर। और जो इसके अंदर पूरे सी लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना कि मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए। यहाँ पे इंट भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, लेकिन इंट मेन
ये फंक्शन अगर नहीं होगा प्रोग्राम के अंदर तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा कंपाइलर। कंपाइलर इस तरीके से लिखा जाता है। कंपाइलर होता क्या है पहले अभी थोड़ा बहुत बताएंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है वो पूरे इस मेन फंक्शन के अंदर जो इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, इन करली ब्रैकेट के अंदर अगर इंटर लगाया तो लास्ट में यहाँ पर रिटर्न 0 खत्म करने के पहले यहाँ पे जब जो करली ब्रैकेट बंद हो रहा होगा उसके पहले यहाँ पर रिटर्न 0 अपन लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो है तो प्रोग्राम का जो मेन सिंटैक्स है कि कोई आपने एक हेडर फाइल लगाई दी और जो हेडर फाइल जो इसमें यूज होनी है, जो इस प्रोग्राम के अंदर यूज होनी है उस हेडर फाइल को लगाया गया। इंट मेन का फंक्शन आया जिसके अंदर पूरा कोड लगा, लास्ट में रिटर्न 0 करके अगर इंट बनाया है तो रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं या फिर जो भी रिटर्न कर रहा है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम का बेसिक सिंटैक्स है, इसको आप नोट कर लेना अभी कि ये जो है इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। मेन फंक्शन होना इसके अंदर कंपलसरी है, इतना क्या है कंपलसरी है। कंपाइलर से बता देता हूँ कंपाइलर होता क्या है, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। जब बेसिक अगर देख ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से देख लें, बाकी का अपन जब इसके आने वाली वीडियो में जब आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। केवल कंपाइलर ही थोड़ी पढ़ेंगे, केवल कोड को भी समझते जाएंगे कि कोड किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसमें नई नई चीज़ें होती रहती हैं लगातार। कंपाइलर का काम क्या करता है, कंपाइलर वर्किंग। कंपाइलर क्या करता है कि आपने कोड लिखा, जैसे मैंने एक कोड लिखा मान के चलो लिख दिया मैंने कोड है इंक्लूड stdio.h int main और int a वेरिएबल b वेरिएबल c वेरिएबल, a के अंदर दिया 8, b के अंदर दे दिया 7। अच्छा इसको इस तरीके से देंगे, a के अंदर 8, b के अंदर 7, c के अंदर कर दिया a प्लस b और printf %d और c। तो सबसे पहले मैंने एक बेसिक सिंटैक्स को फॉलो किया कि मेन फंक्शन लगाया, इधर करली ब्रैकेट खोला, इधर करली ब्रैकेट बंद किया। तो बेसिक सिंटैक्स को मैंने फॉलो किया। कोई भी कोड लिखूंगा, ये तो नॉर्मल ऐड का कोड है ऐड करने का, लेकिन कोई भी कोड लिखूंगा तो ये वाला सिंटैक्स तो मैं फॉलो करूंगा ही करूंगा, ये तो पूरी गारंटी वाली बात है, ठीक है। अब इसके अलावा अभी इसको लेकिन अपन जो पढ़ा है ना कंपाइलर की वर्किंग पढ़ा है। कंपाइलर किस तरीके से काम करता है, कंपाइलर जो है ना वो ऊपर से यहाँ से देखना, आपकी जो मेन फंक्शन है ना यहाँ से कोड देखना शुरू करता है। सबसे पहले वो पूरे प्रोग्राम के अंदर ये चेक करता है कि मेन फंक्शन आपने बनाया है या नहीं बनाया। तो मेन फंक्शन बनाया उसने, ठीक है, उसको एग्जीक्यूशन के लिए वो रेडी हो गया कि अब वो आगे चल के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आपने 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जैसे इंट नाम से ए बी सी। इंट से यहाँ पे उसने ये समझ लिया कि ये तीनों वेरिएबल केवल इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दोनों को के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 7 है। अब उसको ये मालूम पड़ गया कि 3 वेरिएबल जो डिक्लेयर करे थे उसमें से 2 वैल्यू ए के अंदर 8 है, बी के अंदर 7 है। इसके बाद उसने एक सी वेरिएबल जो यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया, उसको मालूम है कि सी के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू ही आएगी। तो सी के अपने अंदर ए प्लस बी और 8 प्लस 7 कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है। तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू गई, इंटीजर वैल्यू गई। तो सी के अंदर 15 चला गया। प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो इस हेडर फाइल के अंदर सेव है, क्योंकि उसने ऐसा देखा था कि हेडर फाइल ऑलरेडी स्टेबलिश्ड है। अगर वो प्रिंटफ को देखने जाएगा वो चेक भी करेगा कि हेडर फाइल इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है। चलो मान के चलो यहाँ पे आया और उसने हेडर फाइल को चेक किया और हेडर फाइल उसे मिल गई तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। क्या करेगा, परसेंट डी के पहले से अंदर सी लैंग्वेज के अंदर परसेंट डी की इंपोर्टेंस पहले से डिफाइन कर दी गई है कि इंट अगर लगाया गया तो इंट के लिए परसेंट डी लगाओ, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी लगाओ, स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस लगा दो। तो इस तरीके से इनकी पहले से डिफाइन की गई है। और सी लैंग्वेज जो अपन को प्रिंट करना है, जो भी अपन को वेरिएबल प्रिंट करना है उस वेरिएबल को यहाँ पे एक कॉमा लगा के लिख देते हैं, ठीक है। ये जब प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट को और अच्छे से पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। तो कंपाइलर की वर्किंग समझ गया हूँ। स्टेप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्टेप 1 में क्या करेगा वो, चेक मेन फंक्शन, चेक करेगा मेन फंक्शन है या नहीं। स्टेप 2 में क्या करेगा वो,
जो वेरिएबल आपने बनाए हुए हैं उनको चेक करेगा कि वेरिएबल किस डेटा टाइप के हैं, वेरिएबल एंड देयर डेटा टाइप, ठीक है। वेरिएबल और उसके डेटा टाइप के बारे में यहाँ पे आप उसको मालूम पड़ा। इस प्रोग्राम का वो लिख रहा हूँ, इसको एल्गोरिथम तो नहीं मतलब लेकिन कंपाइलर वर्किंग में यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब इनिशियलाइज कर दिया अपने ए और बी की वैल्यू, इनिशियलाइज ए एंड बी, ठीक है। स्टेप 4 के अंदर उसने इनिशियलाइज किए गए। अब सी की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसने कंपाइलर ने ए प्लस बी कर दिया, ऐसा नहीं है। सी ने केवल उसने कंपाइलर ने केवल ए और बी की वैल्यू को मिला के इनिशियलाइज कर दिया। प्लस यहाँ पे एक ऑपरेटर है जिसकी मीनिंग पहले से कंपाइलर के अंदर डिफाइन हो गई है कि ये प्लस अगर ऑपरेटर लगता है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना, और जो ए प्लस बी है ना उसको भी उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर इसकी मीनिंग डिफाइन है 0 और 1 के फॉर्म में। अगर आप सर्च करेंगे ना, सर्च भी नहीं करेंगे तो मैं भी बता दूंगा कभी भी कि 0 जो प्लस है, माइनस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, इनके जो कोड हैं मशीन लेवल लैंग्वेज कोड वो क्या है, ठीक है। कभी बाद में बात कर लेंगे, या फिर जब मैं मशीन लेवल लैंग्वेज पढ़ाऊँगा, मशीन लर्निंग पढ़ाऊँगा उस समय आप मैं बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से कैसे क्या होती हैं। तो क्या बता रहा था, स्टेप 4 सी इनिशियलाइज एडिशन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। सी के अंदर इनिशियलाइज हो गया ए प्लस बी का एडिशन। अब स्टेप 5 के अंदर प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी, प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू जो है वो अपने टर्मिनल पे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। और क्लोज हो गया अपना प्रोग्राम। यहाँ पे जो इसको इंडिकेशन मिल गया कि क्लोज है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपको प्रोग्राम एरर देगा ही देगा। सी प्रोग्रामिंग की एक बहुत बड़ी खासियत है कि अगर आपने पूरा प्रोग्राम लगा, पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी, ये जो इसके अंदर कॉमा लगा रहा अगर आपने नहीं लगाया तो प्रोग्राम एरर देगा। ये इसका ही नहीं है, हर प्रोग्रामिंग का रहता है, क्योंकि अपने को मालूम है कंप्यूटर तो एक डम मशीन है, कंप्यूटर को सब कुछ बताना पड़ता है। तो इसीलिए जब ये सी लैंग्वेज बनाई गई, किसने बनाया था, डेनिस रिची ने बनाया था। ये तो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ सी में देख लिया था। तो सी लैंग्वेज जो जब बनाई गई थी डेनिस रिची के द्वारा, तो उन्होंने कुछ चीज़ों के अंदर डिफाइन कर दिया कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर प्री डिफाइन रहेंगी, इनके मतलब जो है इनके अंदर प्री डिफाइन रहेंगे, इनको लिखने का तरीका इस तरीके से रहेगा। जैसे आप मान के चलिए आपने कोई अपना खुद का एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर ये भी बताऊंगा इसके अंदर कैसे खुद का फंक्शन बनाया। जैसे प्रिंटफ एक फंक्शन है ना, प्रिंटफ वैसे ही अपने खुद के भी फंक्शन अपन बना सकते हैं। तो जब अपन खुद के फंक्शन बनाते हैं तो अपन ने उसके अंदर नियम डिफाइन कर दिया कि इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इसका यही नाम हो सकता है, इसके अंदर जो वेरिएबल होगा वो यही होगा। अगर अपन इस तरीके की चीज़ें डिफाइन कर दें तो अपन को वो चीज़ें दूसरा जब अपना यूज करेगा तो रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आज अपन गूगल के कुछ एडसेंस मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग बोलते हैं ना एसईओ करना है, वो सब करना है, तो गूगल के बना हुए कुछ रूल्स एंड पॉलिसी और कुछ नियम हैं जिनको अगर अपन अप्लाई करेंगे और उनके तरीके से चलेंगे तो आप उनके गूगल वेबसाइट पर रैंक कर लेंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट को रैंक करा देंगे, उनके गूगल वेबसाइट पे आप रैंक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपना प्लेटफॉर्म बना दो गूगल जैसा कुछ, तो आप अपने पे रैंक कराओ खुद की, लोग आपकी रूल को फॉलो करेंगे। तो या तो अपना रूल फॉलो कर पाओ या फिर दूसरों का रूल फॉलो करो, ठीक है। तो कंपाइलर वर्किंग भी है, यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। नोट कर लेना अगर आपको जो स्टेप नोट करना है तो, ठीक है। तो बेसिक के अंदर कुछ अगर छूट रहा है आज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर तो पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, अच्छी लगी तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ अगर कुछ छूट रहा है इस वीडियो के अंदर तो बता देना। मैं अभी क्या छूट रहा है बेसिक के अंदर मेरे हिसाब से हो गया है। अगली वीडियो से डेटा टाइप, वेरिएबल और वेरिएबल के रूल बनाए गए हैं, किस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करना है, तो और क्या क्या तरीके हैं जिनसे अपन वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर वेरिएबल को डिफाइन करने का अपना एक तरीका है, अपने एक फॉर्मूले रूल है। अगर उस तरीके से नहीं करोगे तो वेरिएबल भी एरर दे जाएंगे। तो देखेंगे अगली वीडियो में क्या होता है क्या नहीं। जब तक के लिए
बस खुश रहो आराम से, और लाइक कर दो वीडियो पे, कमेंट कर दो, जो मन में हो बोल देना, कुछ डाउट हो वो भी बता देना। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे, बस कमेंट में बस अपने कुछ डाउट पूछा करें, कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ पूछ लिया करें जो भी आपको अच्छी लगती हो, ठीक है। कोर्स अगर चाहिए तो कोर्स भी 1 to 1 में देता हूँ, 1 to 1 की एक अलग प्रायोरिटी है, वो कभी बाद में बता दूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।